तो सोनाली, जैसे ही अब सावन का महीना शुरू होता है ना, और मानसून तो ऑलरेडी चल ही रहा है, लेकिन बारिश थोड़ी ओझल है, लेकिन उसके बावजूद भी यमुना का जो जल स्तर है उसमें कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। दिल्ली में सावन की शुरुआत से पहले ही अब यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने लगता है। और सोनाली, ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि भाई जब यमुना का जल स्तर बढ़ने लगता है तो ये दिलों की धड़कनें बढ़ा देता है दिल्ली वालों की। बिल्कुल। हालांकि फिलहाल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन लगातार बढ़ते बहाव ने लोगों की चिंता अब बढ़ा दी है। हथनीकुंड बैराज और वजीराबाद बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण यमुना में पानी की रफ्तार जो है और साथ ही साथ पानी की जो मात्रा है वो लगातार बढ़ रही है। वैसे में जिस तरीके से आपने भी बसंत जिक्र किया, जो दिल्ली के निचले इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनके दिलों की धड़कनें जो हैं इसी के साथ बढ़ने लगती है। बिल्कुल सोनाली, आप सही कह रहे हैं। और प्रशासन ने फिलहाल लोगों से नदी के किनारे पर जाने से मना कर दिया है कि नदी किनारे अनावश्यक रूप से आप न जाएं, और नहाने और सेल्फी लेने से बचने की अपील की, क्योंकि कई लोग जो शौकिया है वो नदी में नहाने के लिए भी उतर जाते हैं। और कभी कभी तो इतने हादसे हम सुनते हैं, देखते हैं, खबर दर्शकों को बताते हैं, तो और कभी कभी सेल्फी लेने के चक्कर में जान जोखिम में डाल लेते हैं लोग। सोशल मीडिया पर आप लगातार देखते ही होंगे कि सेल्फी लेने के चक्कर में पैर फिसल कर इस तरीके से हादसा हो गया। तो इन चीजों से प्लीज बचें, क्योंकि अब धीरे धीरे जो यमुना का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। और आप दिल्ली में रहते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि यमुना का जलस्तर बढ़ने का मतलब दिल्ली में आने वाले जल भराव की कंडीशंस या फिर बाढ़ की कंडीशन से पहले की कंडीशन होती है जब यमुना का जलस्तर बढ़ना शुरू हो जाता है। अब ऐसे में अधिकारियों का साफ ये कहना है सोनाली कि बरसात के दौरान यमुना का जलस्तर कभी भी तेजी के साथ बढ़ सकता है। मुझे लगता है कि एक चेतावनी के तौर पर बताया अधिकारियों ने। आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल बसंत, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि सेल्फी लेने के लिए पहुंचते हैं लोग, नहाने के लिए भी पहुंचते हैं किनारे पर, और ऐसे में कई हादसे हो जाते हैं। अब ऐसे में इसी को लेकर के प्रशासन जो है वो पहले से सतर्क है और लोगों से भी अपील किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि भाई आप नदी के किनारे ना जाएं, वहां पर जाकर के सेल्फी ना लें, आप वहां पर जाकर के ना बैठे, नदी से एक दूरी जो है वो आप बना के रखें, और ये आपकी सेफ्टी के लिए है। बिल्कुल। लास्ट ईयर हमने देखा यमुना की तस्वीर, यमुना कितने ज्यादा पीक पे थी। लास्ट ईयर रोजाना तस्वीरें सामने आ रही थी, डेंजर के साइन को क्रॉस करते हुए यमुना जो है वो पूरे उफान पर थी। अभी फिलहाल इस साल अभी तो अगर बात करें, जैसा कि मेरी सहयोगी सोनाली ने बताया कि भाई खतरे के निशान से तो नीचे है, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से वजीराबाद बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है। आप दिल्ली में रहते हैं, बाढ़ की सिचुएशन आपके जहन में है, तो हथनीकुंड बैराज के नाम से मुझे लगता है कि जो दिल्ली वाले हैं उनको अंदेशा हो जाता है कि हथनीकुंड से पानी छोड़े जाने का मतलब क्या है ना। पानी को दिल्ली आने में 3 दिन का 35 से 72 घंटे का समय लगता है जब हथनीकुंड से पानी छोड़ा जाता है। अब ऐसे में हथनीकुंड से लगातार पानी धीरे धीरे करके छोड़ा जा रहा है, तो दिल्ली में यमुना की धारा और पानी की मात्रा दोनों अब थोड़ा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर बच्चों और युवाओं को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। फिलहाल हालात तो सामान्य हैं, लेकिन आने वाले समय के लिए थोड़ा आप तैयार भी रहें। लेकिन प्रशासन लगातार स्थिति पर निगरानी बनाए हुए है, लोगों से सतर्क रहने की अपील भी लगातार सोनाली की जा रही है, और मुझे लगता है कि जरूरी भी है। बिल्कुल बसंत, जरूरी भी है। जिस तरीके से पिछले साल की बात कर ले तो कई ऐसे मामले सामने आए थे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनको समझा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि एज अ पेरेंट्स अगर कोई देख रहा है तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को समझाएं कि नदी किनारे ना जाएं, खास करके ऐसे मौसम में जब बारिश लगातार हो रही है और लगातार यमुना का जलस्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में बच्चे अगर जा रहे हैं, खेलने के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, तो ना जाए, क्योंकि आपका कभी भी पैर फिसल सकता है, कोई भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। लगातार सोशल मीडिया पर हम देखते ही हैं। बिल्कुल बसंत, सोशल मीडिया पर भी ऐसी खबरें सामने आती हैं, और साथ ही साथ हम भी कई ऐसी खबरें भी बताते हैं। कल की खबर आई थी जिसमें 4 लोग बह गए। ऐसे में सावधानी बरतनी जो है बेहद जरूरी है। प्रशासन की तरफ से तो कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप भी नदी के किनारे ना जाएं, और किनारे पे जाने से, सेल्फी लेने से, वहां पर बैठने से आप बचें। और अब धीरे धीरे जो जल स्तर है वो मुझे लगता है कि आने वाले समय में यमुना का बढ़ेगा, क्योंकि अभी बारिश बहुत ज्यादा हुई नहीं है। अभी मानसून का जो सीजन है वो
बहुत ज्यादा बचा है। तो बारिश अगर बहुत ज्यादा होती है तो जाहिर सी बात है हथनीकुंड बैराज या फिर वजीराबाद बैराज से पानी अगर छोड़ा जाता है तो यमुना का जलस्तर बढ़ सकता है। जो तटीय इलाके हैं और वहां पर प्रशासन पूरे तरीके से मॉनिटर कर रहा है कि कंडीशन क्या है। टाइम टू टाइम जो है वो जलस्तर की जानकारी ली जा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन को दी जा रही है, अथॉरिटीज को दी जा रही है। तो अब चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सोनाली मेट्रो सफर के बारे में। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वालों के लिए अब आने वाले साल में एक बड़ी राहत देखने को मिलेगी। देखिए, अगर आपको एक लाइन से दूसरी लाइन बदलने में समय लगता है या फिर लंबा चक्कर लगाना पड़ता है तो अब आपकी जो परेशानी है वो काफी हद तक खत्म होने वाली है। डीएमआरसी फेज 4 और फेज 5A के तहत दिल्ली मेट्रो नेटवर्क का ऐसा विस्तार करने जा रहा है जिससे राजधानी को 15 नए इंटरचेंज स्टेशन मिलेंगे और 5 नए ट्रिपल इंटरचेंज हब तैयार होंगे। अब आखिर इसका क्या कुछ मतलब है, यात्रियों के आने वाले समय में कितना फायदा होगा, किन स्टेशनों पर ये तस्वीर बदलने वाली है, सब कुछ इस खबर में हम आपको बता रहे हैं। देखिए क्या बदलने वाला है, पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। फिलहाल दिल्ली मेट्रो नेटवर्क में 31 इंटरचेंज स्टेशन है, लेकिन फेज 4 और फेज 5A के पूरा होने के बाद इनकी संख्या बढ़कर 46 हो जाएगी। यानी कि दिल्ली को 15 नए इंटरचेंज स्टेशन मिलेंगे और उसके साथ ही 5 नए ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन भी बनेंगे जहां पर 3 अलग अलग मेट्रो लाइनें एक दूसरे से जुड़ेंगी। यानी कि सीधे तौर पर जो लोग इंटरचेंज की व्यवस्था से काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि अगर आप पीक आवर्स पे वहां पहुंचते हैं तो काफी लंबी लंबी लाइनें आपको देखने को मिलती हैं और सोनाली को तो अक्सर देखने को मिलती ही हैं। अब ट्रिपल इंटरचेंज आखिर है क्या, वो जरा जान लेते हैं। सवाल ये कि भाई ट्रिपल इंटरचेंज का फायदा आखिर क्या होगा जब किसी एक स्टेशन पर 3 अलग अलग मेट्रो लाइनें आकर मिल जाएं तो उसे ट्रिपल इंटरचेंज कह दिया जाता है ना। और अभी दिल्ली में ऐसा सिर्फ कश्मीरी गेट स्टेशन ही है जहां पर रेड, येलो और साथ ही वॉयलेट लाइन आपस में मिलते हैं। इसका मतलब ये कि ये ट्रिपल इंटरचेंज है, लेकिन विस्तार के बाद नई दिल्ली, इंद्रलोक, लाजपत नगर, आजादपुर और सेंट्रल सेक्रेटरीट भी ट्रिपल इंजन हब बन जाएंगे। यानी कि जैसी कश्मीरी गेट पर भीड़ आप देखते हैं उतनी भीड़ आपको इन तीनों इंटरचेंज पर भी देखने को मिलेगी, जो कि ट्रिपल इंटरचेंज की कैटेगरी में अब इन्हें रखा जाएगा। किन स्टेशनों को ये इंटरचेंज नया मिलने वाला है, सोनाली बताइए जरा। बिल्कुल, अगर हम फेज 4 की बात करें तो फेज 4 के तहत दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, चिराग दिल्ली, साकेत, ट्री ब्लॉक, छतरपुर, तुगलकाबाद, पीरागढ़ ही, मधुबन चौक और पुलबंगश, आरके, आश्रम मार्ग और नबी करीम जैसे स्टेशन नए इंटरचेंज के रूप में विकसित होंगे। वहीं पर दिल्ली यूरोसिटी और आईजीआई एयरपोर्ट को लेकर के भी इंटरचेंज स्टेशन यहाँ पर बनेंगे। यहाँ पर इंटरचेंज स्टेशन जो है वो देखने को मिलेंगे, यानी कि सीधे तौर पर जो लोग एयरपोर्ट पहुंचना चाहते हैं उनका समय बचेगा और साथ ही साथ आसानी से वो पहुंच जाएंगे आईजीआई एयरपोर्ट। बिल्कुल सोनाली। और फेज 5 की बात करें तो फेज 5 में आखिर क्या होगा, फेज 5A स्पेसिफिकली। और फेज 5A के तहत जो है वो शिवाजी स्टेडियम की बात आप कर लें, कालिंदी निकुंज की बात कर लें, और इन्हें भी इंटरचेंज स्टेशन बनाया जाएगा। इंटरचेंज स्टेशन के रूप में इन्हें डेवलप करेंगे। और इसके अलावा तुगलकाबाद है, कालिंदी कुंज है, एरोसिटी टर्मिनल 1, आरके आश्रम मार्ग, इंद्रप्रस्थ जैसे नए कॉरिडोर भी विकसित किए जाएंगे। यानी कि आने वाले सालों में जो मेट्रो लाइन है वो और ज्यादा, मुझे लगता है कि इन डिटेल आप कह सकते हैं कि भाई ऐसी एक सुविधा हो जाएगी, कनेक्टिविटी इशू बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है सोनाली? बिल्कुल बसंत, मुझे लगता है कि लगातार यात्री जो हैं वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि डीएमआरसी की अगर बात कर लें तो लोग उसी का इस्तेमाल करते हैं ऑफिस जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए और समय बचाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से पीक आवर्स की हम बात करें, ट्रैफिक लगा रहता है, 1 डेढ़ 2 घंटे तक आप ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, तो मेट्रो आपके लिए एक सहारा होता है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने घर तक पहुंच सकते हैं। हाँ, अब ऐसे में 70 से 80% यात्री ऐसे अपनी यात्रा के दौरान कम से कम बार मेट्रो लाइन बदलते हैं। यानी यही वजह है कि अब सिर्फ नई लाइनें बनाने पर ही नहीं बल्कि इंटरचेंज बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि कनेक्टिविटी तो दूर तक हो ही, इसी के साथ साथ उस कनेक्टिविटी को अच्छे तरीके से सरल भी कर दिया जाए। ये एक अहम फोकस है। अब ऐसे में बात अगर करें तो आने वाले समय में इसका लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। सोनाली,
बिल्कुल बसंत, अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कुछ अपडेट है वो भी अपने दर्शकों को दे देते हैं। देखिए, दिल्ली में मानसून का मतलब सिर्फ राहत की बारिश नहीं है, बल्कि कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम भी है। हर साल कुछ अंडरपास ऐसे होते हैं जहां बारिश का पानी भरने से बसों की आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो जाती है और इसकी वजह से हजारों यात्रियों की परेशानी भी बढ़ जाती है। लेकिन इस बार दिल्ली परिवहन निगम यानी कि डीटीसी ने पहले से ही तैयारी कर लिया है। तो अगर बारिश में किसी अंडरपास में पानी भरता है, बसें बंद हो जाती हैं, बल्कि अब इसके लिए नया वैकल्पिक रूट भी तैयार कर दिया गया है। आखिर किन अंडरपासों के लिए क्या कुछ प्लान है वो बसंत बताएंगे। बिल्कुल, तो अब फिलहाल योजना आखिर क्यों बनी है वो पहले बता देते हैं। क्योंकि जब दिल्ली में बारिश होती है ना सोनाली, तो मुझे लगता है कि 80-20% में होता है। 20% आपको राहत मिलेगी, 80% आपको समस्याएं मिलेंगी जो बारिश के चलते होती हैं। उसमें वाटर लॉगिंग है, पानी भरा हो सकता है, ट्रैफिक जैम आपको मिल सकता है। जहां पर आप 15 मिनट जाम में खड़े होते हैं वहां पर आपको 45 मिनट मिलेंगे, है ना। वो एक थोड़ा बारिश का गिफ्ट भी आपको मिल जाता है। तो 80% जो चांसेस है वो ये रहते हैं कि बारिश में जाम में फंस गए, ट्रैफिक बहुत धीरे धीरे चल रहा है, रिंग कर चल रहा है, तो 80-20% होता है। 20% एंजॉयमेंट, 80% परेशानियां अगर आप घर से बाहर है तो। अब दिल्ली में हर मानसून के दौरान कुछ अंडरपास जलभराव की वजह से बंद होने की स्थिति में पहुंच जाते हैं क्योंकि पानी इतना भर जाता है। ऐसे में अब जो बसें हैं वो घंटों तक फंस जाती है, ट्रैफिक जाम बढ़ता है क्योंकि बड़े वाहन जब फंसते हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो ट्रैफिक जाम है वो और ज्यादा लंबा हो जाता है, यात्रियों को भारी परेशानी होती है। अब इसी समस्या से निपटने के लिए डीटीसी ने पहले से वैकल्पिक रूट प्लान तैयार कर लिया, यानी कि अब पानी भरने की स्थिति में बस सेवा पूरी तरह से बंद नहीं होगी, बल्कि दूसरे रास्तों से बस सेवा जारी रहेगी जहां पर पानी नहीं भरता है। किन अंडरपासों पर खास फोकस रहेगा वो बताते हैं। देखिए, डीटीसी ने फिलहाल 4 संवेदनशील अंडरपास चिन्हित किए हैं। मिंटो रोड है, प्रहलादपुर अंडरपास है, जखीरा अंडरपास है और आजाद मार्केट अंडरपास है। बारिश के दौरान इनमें जलभराव होने पर बसों का रूट तुरंत बदल दिया जाएगा, क्योंकि पहले देखने को मिलता था बसें फंस जाती थी, यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी होती थी, यात्री समय पर अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाते थे। ऐसे में इसी को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है और 4 बड़े ऐसे अंडरपास है जिनका रूट जो है वो बदला गया है। और सरकार प्रशासन की तरफ से डीटीसी की बात करें तो उनकी तरफ से एक नया रूट मैप जो है वो तैयार किया गया है। अगर मिंटो रोड पर ब्रिज पर पानी भर जाता है तो खनोट सर्कल से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग जाने वाली जो बसें हैं वो सुपर बाजार, बाराखंबा रोड, महाराजा रणजीत सिंह फ्लाईओवर और साथ ही रामलीला मैदान होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। तो वहीं दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से खनोट सर्कल आने वाली जो बसें हैं वो कमला मार्केट, बहादुर शाह जफर मार्ग, महाराजा रणजीत सिंह फ्लाईओवर और साथ ही बाराखंबा रोड से होकर उन्हें अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाएगा। प्रहलादपुर अंडरपास का जो प्लान है वो क्या है? अगर प्रहलादपुर अंडरपास में जलभराव हो जाता है तो संगम विहार और अंबेडकर नगर से बदरपुर बॉर्डर जाने वाली जो बसें हैं वो एमबी रोड, मां आनंदमयी मार्ग और साथ ही कालकाजी डिपो, कालकाजी मंदिर और मोदी मिल फ्लाईओवर के बाद यहाँ पर सुखदेव विहार और साथ ही मथुरा रोड से होकर जाएंगे। वापसी में बसों का रूट थोड़ा सा अलग रहने वाला है। वहीं अगर बात करें जखीरा और आजाद मार्केट का, उस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, जखीरा अंडरपास में पानी भरने पर मोती नगर और करमपुरा से आने वाली बसों को रोहतक रोड, पंजाबी पार्क, ब्रिटानिया चौक और लॉरेंस रोड, केशवपुरम, महाराजा नाहर सिंह मार्ग और इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के रास्ते भेज दिया जाएगा। जबकि आजाद मार्केट अंडरपास बंद होने पर बसें अशोक पार्क, सखीरा पुल, सराय रोहिला, पुराना रोहतक रोड और मिलिस्तान होते हुए अपने निर्धारित मार्ग पर लौटेंगे। और रूट नंबर 247 की बसें भी शास्त्री नगर से आगे इसी वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करेंगी। अब यात्रियों को इससे क्या कुछ फायदा होगा उस पर भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि बारिश के दौरान बस सेवा पूरी तरह बाधित नहीं होगी, यात्रियों का सफर जो है वो जारी रहेगा। बसें जलभराव वाले इलाके में फंसने से बचेंगी और ट्रैफिक का दबाव भी कम करने में इससे मदद मिलेगा, क्योंकि बारिश के वक्त हम बात कर ले तो जिस तरीके से लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है, यात्रियों को काफी परेशानी होती है। अब ये नया प्लान जो है वो तैयार किया गया। वैसे में देखने वाली बात होगी कि इस नए प्लान से लोगों को, यात्रियों को कितनी राहत मिलती है और कितनी राहत नहीं मिलती है। बिल्कुल, तो चलिए तो देखते हैं, लेकिन अब अगली खबर का रुख पहले करते हैं। तो दिल्ली की पहचान सिर्फ ऐतिहासिक इमारतें या फिर चौड़ी सड़कों से ही नहीं है, और है भी तो ये हर जगह नहीं है।
बल्कि राजधानी के बीचों बीच मौजूद रिज का जंगल भी दिल्ली के लंग्स की तरह काम कर रहा है, यानी कि फेफड़ों की तरह काम करता है। लेकिन बीते कई वर्षों में विदेशी प्रजातियों के जो पेड़ हैं, अतिक्रमण और पर्यावरणीय दबाव की वजह से भी इस जंगल का जो प्राकृतिक स्वरूप है वो काफी बदल चुका है। सोनाली, बिल्कुल, अब दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए ने इसे फिर से पुरानी प्राकृतिक और घने जंगल में बदलने का बड़ा प्लान तैयार किया है। अब पूरी की पूरी योजना क्या है इस पर हम जरा बात कर लेते हैं और इससे क्या कुछ एक रिपोर्ट बिल्कुल ये इस पर कितना लोगों को इससे फायदा होगा और रिज को कैसे फायदा मिलेगा, इस पर भी हम बात कर लेते हैं बसंत। और इससे दिल्ली को फायदा क्या, कैसे, किस स्वरूप में मिलेगा, बताते हैं आपको। अब ऐसे में अगर आप ये सोच रहे हैं कि आखिर रिज क्या है, तो सबसे पहले ये समझिए कि रिज दिल्ली का सबसे बड़ा प्राकृतिक वन क्षेत्र है और इसे दिल्ली के ग्रीन लंग्स यानी कि आप कह सकते हैं कि फेफड़े के रूप में देखा जाता है। ग्रीन एरिया है बेसिकली, और क्योंकि यही जंगल है जो राजधानी को साफ हवा देने, तापमान नियंत्रित रखने और जैव विविधता को बचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। हालांकि आप इन तीनों चीजों में समझ सकते हैं कि आखिर स्थिति क्या है, चाहे बात गर्मी की हो, तापमान मेंटेन करने की हो या फिर साफ हवा की हो, क्योंकि अब ऐसे में वाहन तो जंगल कम नहीं कर सकता ना, लेकिन समय के साथ साथ बड़ी संख्या में विदेशी प्रजातियों के पेड़ और झाड़ियां यहाँ पर उग गए। अब जिनकी वजह से देशी पेड़ पौधों का अस्तित्व लगातार यहाँ पर कम होता गया, जो कि घने जंगल को बढ़ावा देते थे, और इससे पक्षियों, जानवरों और पूरे प्राकृतिक तंत्र का पर एक जो असर है वो भी पड़ता हुआ नजर आया। अब इस स्थिति को बदलने के लिए डीडीए ने एक बड़ा अभियान भी शुरू कर दिया है। क्या होने वाला है वो आपको बताते हैं। देखिए, योजना के पहले चरण में रिज के करीब 120 हेक्टेयर क्षेत्र को विकसित किया जाएगा, लेकिन इस बार सिर्फ पौधे लगाने की औपचारिकता नहीं होगी। पूरी प्रक्रिया वैज्ञानिक तरीके से होगी ताकि जंगल पहले जैसा प्राकृतिक बन सके। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने डीडीए को निर्देश दिए हैं कि रिज क्षेत्र में देशी प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाए और पूरे जंगल की प्राकृतिक पहचान जो है वो वापस लाई जाए। अब विदेशी पेड़ क्यों हटाए जाएंगे, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, कुछ पेड़ ऐसे हैं जिन्हें हटाया जाएगा। अब कौन कौन से पेड़ हैं वसंत, वो बता दीजिए। बिल्कुल, असल में रिज में बड़ी संख्या में विदेशी प्रजातियां, सोनाली, कोई एक या दो तरह के पेड़ तो है नहीं जो कि स्थानीय पेड़ पौधों की बढ़त को रोक देते हैं, और यही कारण है कि इन्हें हटाया जाएगा। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जमीन का ज्यादा पानी, पोषक तत्व खींच लेते हैं विदेशी प्रजातियां जो पेड़ पौधे की होती हैं। अब देसी पेड़ विकसित नहीं हो पाते, उनमें बहुत ज्यादा पानी तो लगता भी नहीं है वैसे भी, लेकिन जब बिल्कुल ही कमी हो जाए तो आखिर क्या किया जाए। इसी वजह से करीब 16,240 विदेशी और पर्यावरण के लिए जो नुकसानदायक पेड़, झाड़ियां हैं, इन्हें हटाया जाएगा। अब आप बताइए सोनाली कि अब 16,240 आप नाम आप कैसे बताएंगी? एक ये भी बात है ना। और कौन कौन से पेड़ लगाए जाएंगे, चलिए वो बताते हैं आपको फिर। देखिए, इस अभियान में वही पेड़ लगाए जाएंगे जो सदियों से दिल्ली की पहचान रहे हैं। इनमें शामिल हैं बरगद, पीपल, नीम, शीशम, अर्जुन, जामुन और पलाश और खेजड़ी। वहीं झाड़ियों में हरसिंगार, करौंदा, फालसा और करी पत्ता जैसे देसी प्रजाति के पौधे यहाँ पर लगाए जाएंगे, यानी कि पूरा का पूरा जंगल जो है वो फिर से अपने प्राकृतिक स्वरूप में लौट पाएगा। और आई होप कि उसके बाद जो दिल्ली की हवा है वो अच्छे तरीके से प्योरीफाई होगी, क्योंकि रिज का जो काम है वो अच्छे तरीके से फिर होगा। क्योंकि अभी तो विदेशी प्रजातियों के पेड़ पौधे इतने उगाए हैं कि भाई जो देसी प्रजाति के हमारे जो पेड़ पौधे हैं, जो रिज को रिज बनाते हैं और जंगल को जंगल बनाते हैं, वो अभी फिलहाल उस तरीके से काम नहीं चल पा रहा है। तो इसीलिए भी हवा बहुत ज्यादा पोल्यूटेड, बहुत ज्यादा प्योरीफाई हवा नहीं आपको मिल पाती है। तो आने वाले समय में अगर ये सफल रहता है तो आई होप कि एक अच्छी हवा हमें दिल्ली में देखने को मिले। तो अब हमने आपको बताया कि हवा साफ करने के लिए सरकार एक तरफ तो लगातार काम कर रही है पेड़ पौधों को लेकर, तो वहीं अब बात करते हैं मौसम को लेकर। सोनाली, तो चलिए, अब मौसम, क्योंकि लोग जो हैं वो इंतजार करते हैं कि आखिर बारिश होगी नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से लोग पिछले दिनों काफी ज्यादा परेशान थे गर्मी की वजह से। सोमवार की बारिश के बाद लोगों को उमस और गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन अब मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की बात करें तो राजधानी में आज और कल हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हो सकती है। यानी कि दिल्ली वासियों, आप तैयार हो जाइए। आज और कल बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। बहुत ज्यादा तो नहीं होगी सोनाली। अब मैं इस चीज से हैरान हूँ क्योंकि कल देखिए गर्मी थी
दोपहर तक बहुत तेज धूप थी, शाम तक होते हुए तब आसमान में बादलों ने डेरा डाला, उसके बाद घने काले बादल हमें देखने को मिले। बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई, जो मुझे लग रहा था कि उमस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज सुबह होते होते कल की रात बीती है, तो आज एक हल्के से ठंडक का एहसास हवा में सुबह के समय देखने को मिला। बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है और अगले 24 घंटे तक तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव तो नहीं होगा, लेकिन गिरावट आपको 2 से 3 डिग्री तक की जरूर महसूस होगी। इसके बाद अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट, जैसे कि मैंने आपको बताया। और आज जो है वो अधिकतम तापमान 32 से 34 रहेगा, न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना बताई जा रही है। और फिलहाल राहत ये मौसम थोड़ी अब देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मानसून के चलते थोड़ी बारिश हल्की देखने को मिल रही है, लेकिन आने वाले समय में होप्स हो कि तेज बारिश भी हो और उसके बाद एक हल्की ठंड का एहसास, उसके बाद हम शीतकाल में प्रवेश करेंगे। बिल्कुल बसंत, अब मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से आज और कल को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर के। हालांकि बहुत ज्यादा बारिश तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि लोग जो है काफी ज्यादा इस मौसम को एंजॉय करें। क्यों? क्योंकि चाय पकौड़े वाली बारिश नहीं होने वाली है सोनाली, तो इसलिए बहुत ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है। हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, लेकिन जिसको चाय पकौड़े पसंद है ना, जिनको चाय पीने की आदत होती है, वो मोहताज नहीं होते हैं कि बारिश होगी तो हम चाय पियेंगे। भरी धूप में भी लोग चाय पीते हैं, एक ही भी होता है। तो चलिए इसी के साथ अब बढ़ते हैं आगे, तो बात करते हैं पेट्रोल और डीजल के बारे में। पेट्रोल डीजल के रेट आखिर क्या है, सबसे पहले अपडेट आपको देते हैं। आज दिल्ली में पेट्रोल के दाम आपको मिलेंगे 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से, डीजल 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर। सीएनजी के दाम आज मिलने वाले हैं 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलोग्राम। नोएडा की बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 102.12 पर लीटर के हिसाब से। डीजल की कीमत की बात करें तो यह है 95.56 पर लीटर के हिसाब से। वहीं अगर सीएनजी की कीमत की बात करें तो ये 91.70 पर किलोग्राम के हिसाब से। गुरुग्राम की बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 102.97 पर लीटर के हिसाब से। डीजल की कीमत की बात करें तो यह है 95.44 पर लीटर के हिसाब से। और सीएनजी की कीमत की बात करें तो यह 88.12 पर लीटर के हिसाब से। पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दाम हमने आपको बताया। तो चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सोने और चांदी के बारे में, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं कि भाई गोल्ड और सिल्वर के दाम आखिर क्या है। सबसे पहले सोने का भाव बताते हैं आपको, 1,48,195 रुपए प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट के दाम है। वहीं अगर चांदी की कीमत की बात करें तो ये है 2,40,000 पर किलो के हिसाब से। तो सोने चांदी के दाम जो हम बता रहे हैं, हालांकि सोने चांदी के दाम की अगर हम बात करें बसंत तो ज्यादा कुछ बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन तो नहीं है सोनाली, लेकिन सोना जो है वो एक बार फिर से एनहेंसमेंट की तरफ जा रहा है, क्योंकि एक 40 रेट हुआ, उसके बाद एक 42, उसके बाद 44, 48, यानी कि धीरे धीरे जो सोने के जो दाम है वो थोड़े बढ़ते जा रहे हैं। चांदी में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। तो ये वो तमाम अपडेट्स थे जो हमने आपको बताई।